नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 5 सितंबर 2025 है और आज टीचर्स डे भी है और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के आगे के एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी जीवन में खूब सफल बने और यही मेरी ईश्वर से कामना होगी। और जीवन में सफल बने, एग्ज़ाम एक माध्यम है, एग्ज़ाम के बियॉन्ड भी सफलता पाई जा सकती है, एग्ज़ाम के अलावा भी सफलता पाई जा सकती है। तो जीवन में सफल बने, हमेशा ही अपने पढ़ाई लिखाई का दायरा अधिक से अधिक विस्तारित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। आपके व्यक्तित्व के निर्माण होगा अगर आप नॉलेज गैदर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो पढ़ा हुआ कभी ख़राब भी नहीं जाता है। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। आप सभी से जुड़ कर के मैं भी सौभाग्यशाली होता हूँ, क्योंकि वही सिविल सर्विसेज के जो छात्र होते हैं कोई भी सामान्य नहीं होता। इस फील्ड का एवरेज से एवरेज छात्र भी होशियार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, लीडरशिप होता है, तभी जाकर इस फील्ड में आने का चुनाव तक कर पाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम जो होता है 90% से ज़्यादा जनसंख्या वो इस फील्ड में आने की सोचती भी नहीं है कभी। अगर आपने सोचा है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही कुछ उन % चुनिंदा बच्चों में आ गए जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो अगर आप आए हैं तो आप इस फील्ड में सफल भी हों। खूब पढ़ें, अपने आप का विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, अपनी समझ और स्वतंत्र सोच का विकास करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल से देखिए, कल मैंने 50 तक करवाया था, आज उसके आगे के सवाल हैं। आप सभी के सुबह से हज़ारों मैसेज आए हैं, अप्रॉक्स 2500 के करीब में तो आ चुके हैं। मैंने देखा था, अभी एक एक करके मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई बात नहीं, पूरा दिन जाएगा लेकिन मैं कर दूंगा और इस वीडियो के पश्चात से मैं कर दूंगा। अभी तो समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये बनाना ज़रूरी था, पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 13 सितंबर को और कुछ बच्चे तो 10 सितंबर को भी दे रहे हैं। दीजिए, जिनका भी एग्ज़ाम सही जगह पर गया आप निश्चित तौर पर दें। अगर आपका रीजनिंग वगैरह थोड़ा भी तैयार है तो दे सकते हैं। देखिए, एक करेक्शन भी है। कल मैंने आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर को हाल ही में सरकार के द्वारा चेंज किया गया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, तो एक तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, हरित क्रांति, ये 3rd पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी प्लानिंग की जा रही थी। तो ये दोनों करेक्शन है, बाकी जो मैंने पढ़ाया था वो सभी हिस्सा सही थे। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। मुद्रास्फीति जनित मंदी। कल मैंने आपको समझाया था कि भारत मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है 4% ±2 रखा गया है। 4% ±2 का क्या तात्पर्य होता है कि मिनिमम 2% तक जाएगा और हाईएस्ट 6% तक जाना चाहिए। 6% से ज़्यादा भी नुकसानदेह है और 2% से कम भी नुकसानदेह है। क्यों भाई? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मार्केट हतोत्साहित हो जाता है, डिमांड क्रिएट नहीं हो पाता है। डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो सप्लाई धीमा होगा, सप्लाई धीमा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग धीमा पड़ जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग अगर कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगी? बेरोजगारी हो जाएगी। वहीं पर 6% से ज़्यादा, जैसे 10%, 12% पर अगर इन्फ्लेशन चला जाए तो इसको बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में पैसे का, उस देश की करेंसी का हद से ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो जाता है। जो 10 रुपये के आप चाय पीते हैं ये आपको 40 रुपये, 50 रुपये का मिलेगा। तो इसको कहा जाता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसमें अत्यधिक मुद्रे का डिवैल्यूएशन हो जाता है। दोनों ही कंडीशन जो है वो सही नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। इन्फ्लेशन को हमें पर्टिकुलर परसेंटेज तक मेंटेन करके रखना होता है और यही मुद्रास्फीति को मेंटेन करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी, मंदी का तात्पर्य ही होता है कि डिमांड कम हो गया है मार्केट में। डिमांड कम होने से क्या हो जाता है? तो अंतिम स्तर पर जाकर के बेरोजगारी क्रिएट होता है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? हाई इन्फ्लेशन के कारण से, उच्च मुद्रास्फीति के कारण से उच्च बेरोजगारी जब बनती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो मौद्रिक नीति कमेटी करता है, एमपीसी इसको कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, आगे सवाल आएगा स्टेटमेंट वाला, उसमें हम लोग इसको हल करेंगे। तो यह आरबीआई का काम होता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा।
लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। किस वर्ष यह स्थापित हुआ था? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1990 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को। और यह सवाल कई बार यूपीपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में कई सारे जगहों पर यह पूछा जा चुका है, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आप मुझे बताइएगा कि सिडबी का हेडक्वार्टर किस शहर में है, कहाँ पर है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा ज़रा सर्च करके। अगला सवाल है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? हु रिलीज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष अर्थात जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीमोनेटाइजेशन का क्या अर्थ होता है? यह यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। क्यों भाई? क्योंकि 8 नवंबर 2016 ईस्वी को, याद ही होगा, मोदी जी ने बोला था देशवासियों आज से डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की जाती है। तो उन्होंने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में ही एक शब्द का यूज़ किया था जिसको कहा जाता है लीगल टेंडर। क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर, अर्थात कुछ मुद्रा नोटों को कानूनी निविदा के रूप में वापस लेना, इसी को डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। अब वो पैसे लीगल टेंडर नहीं रहे, अर्थात अब वो पैसे लेने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, अब वो पैसे लेने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अन्यथा अगर आपको कोई भारतीय रुपया भारत में दे रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। एक बार को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि चेक को मना कर सकते हैं, लेकिन ये जो रुपए होते हैं लीगल टेंडर होता है। अगर आपने किसी को कोई रुपया दिया सही कंडीशन में तो वो उसको लेने से मना नहीं कर सकता है, नहीं तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। जब किसी चीज़ को लीगल टेंडर से वापस बाहर कर दिया जाता है तब उसको लेने से आदमी मना कर सकता है। जैसे अगर आरबीआई का पहले वाला आप नोट लेकर के आ जाएं, जो पहले चलता था 2000 रुपये का, 500 रुपये का, तो आज वो आप नहीं लेंगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजना एनुअल प्लान शुरू किया गया था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। 1961 से 66 के पश्चात 66 से 69 की अवधि के लिए वार्षिक एनुअल प्लान शुरू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? कल मैंने एसएलआर पूछा था, आज आपसे सीआरआर पूछ रहा हूं कि सीआरआर क्या होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। वह राशि जो बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास नगद के रूप में रखते हैं, वह राशि जो बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास रखते हैं, द रेट एट विच बैंक जो अपना पैसा है सरप्लस लिक्विडिटी वो आरबीआई के पास में रखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात वह राशि जो बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी शब्द पर आधारित तो यूपीएससी ने 2020 पीटी में एक सवाल पूछ लिया था कि बैंकों की जो कैपिटल है वो क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। जो आप बैंक में पैसा रखते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये, 15,000 रुपये है या 50,000 रुपये या भाई 5 करोड़ रुपए है, तो वो क्या है? वो बैंकों की लाइबिलिटी है। वो बैंकों को अपने पास लाइबिलिटी के रूप में रखना है। लेकिन जो आपने ऋण लिया है, मान लीजिए आपने घर लेने के लिए ऋण लिया है 80 लाख रुपए, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए लिया है, हाउस लोन लेते हैं बहुत सारे लोग। भारत में आधे से अधिक जो घर हैं वो लोन पर ही खरीदे जाते हैं, बहुत सारे कारण होते उसके, और आईफोन भी लोन पर खरीदे जाते हैं। तो जो आपको वो ऋण दे रहा है ना, वो है उसका कैपिटल, वो उससे कमाता है। जो आपने उसके पास पैसा रखा है वो उसकी लाइबिलिटी होती है। जो आपको ऋण दे रहा है वो उसका कैपिटल है, उससे वो सृजित करते हैं, अपनी आय को सृजित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जो बैंकों के पास होता है उसका कुछ परसेंटेज एसएलआर और सीआरआर के रूप में बैंकों को रखना पड़ता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसे लाभ होता है?
जो लेनदार होते हैं, जिन्होंने आपको ऋण दिया या जिन्होंने ऋण लिया, बैंक को ज़्यादा लाभ होगा मुद्रास्फीति के दौरान या आपको ज़्यादा लाभ होगा, या बैंक में जिन्होंने पैसा रखा है उनको लाभ होगा? तो क्या इसका उत्तर होगा? देखिए, जो लेनदार हैं, जिन्होंने मुद्रास्फीति लाभ पूछा है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, मान लीजिए 100 रुपये आपने बैंक से लिया है, बैंक ने आपको 100 रुपया दिया, कब? तो भाई 2025 ईस्वी में 100 रुपया दिया है। आप बैंक को 2026 ईस्वी में मान लीजिए इस पर ब्याज सहित 105 लौटाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण से इस 105 का 2026 में डिवैल्यूएशन होकर के 103 हो गया। तो बैंक को जो 5 रुपया का लाभ कमाना था, वो कितना रुपया का लाभ कमा रहा है? मात्र 3 रुपये का। भले उसको 105 मिल रहा है, लेकिन आज उस 105 का इन्फ्लेशन के कारण से वैल्यू 103 रह गया है। तो 2 रुपये का उसका नुकसान हो गया। और ये 2 रुपये का फ़ायदा किसको हुआ? तो आपको हुआ। भले आप 105 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण में दरअसल में आपको 102 ही चुकाना पड़ रहा है। तो ये आपको लाभ होगा। जो ऋण लेते हैं, जिन्होंने ऋण लिया होता है, उनको लाभ होता है किसमें? इन्फ्लेशन के दौरान। जमा करता क्या होता है? मान लीजिए आपने बैंक में 5 लाख रुपया जमा किया हुआ है। कितना? 5 लाख रुपये, 50,000 रुपया मान लेते, 50 लाख मान लेते। जब मानना ही है तो ज़्यादा अमाउंट मानते हैं। 50 लाख रुपये जमा किया है आपने, 2020 में जमा किया था। आपको मिल रहा है इस पर 2% का भाई रिटर्न मिल रहा है। आपको 2% का बैंक देती है ना सालाना जमा करने का, 2-2.5% ही होता है सेविंग अकाउंट में। और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो है 4%। तो आपका पैसे का दरअसल में डिवैल्यूएशन हो रहा है। बैंक में रखे रखे आपका पैसा कमज़ोर होता जा रहा है। कल को जो पैसा आपका 1 लाख रुपया था, आज वो 95,000 रुपये कीमत का हो जाएगा। तो जमाकर्ता का भी नुकसान होता है। इसलिए सेविंग अकाउंट में जमा करके नहीं रखना चाहिए ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि नुकसान होता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कॉर्पोरेट कर। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है या प्रत्यक्ष कर का भारत में सबसे बड़ा स्रोत होता है। आयकर भी होता है, लेकिन आयकर से सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार को कंपनियां जो देती हैं, जिनको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, उसी से सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेज प्राप्त होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल कहा जाता है? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है। 1961 से लेकर के 66 तक का टाइम पीरियड है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या शामिल होता है? केवल खाद्य व ईंधन की कीमतें, सभी वस्तु और सेवाओं की। 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका आंसर निकाले। इसका उत्तर हो जाएगा सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस प्रकार का कर था? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय कर, राज्य कर। सर्विस टैक्स। मान लीजिए कभी खाना खाने गए, कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो आपको दिखेगा कि बिल में सर्विस टैक्स ऐड कर दिया है भाई। 80 रुपये, 90 रुपये, जितना भी होता है, 100 रुपया। इसको आप हटाने को बोल सकते हैं, क्योंकि यह कंपलसरी नहीं होता है। इसको जीएसटी के साथ इंक्लूड कर दिया गया। फिर भी कई सारे जगहों पर वो चुपचाप से ऐड कर देते हैं। तो सर्विस टैक्स जो है यह अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा होता है। बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा होता है। अप्रत्यक्ष कर में अब इसको जीएसटी के साथ शामिल कर दिया गया है, और यह अलग से मानना अनिवार्य नहीं है भारत में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सीएसीपी काम करता है, जो सब्सिडी वगैरह डिसाइड करते हैं गन्ने को छोड़ करके। इसका आंसर बी हो जाएगा। विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे उस समय में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय उर्जित पटेल साहब थे गवर्नर, उर्जित पटेल। इसका आंसर बी हो जाएगा। और इन्हें हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है आईएमएफ के लिए। तो ये भी याद रखिएगा उर्जित पटेल साहब के बारे में। इसका आंसर बी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणाओं किसने अंतिम रूप दिया था? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग या संसद? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, यही पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता था, लेकिन उन्हें अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब तो नीति आयोग हो गया है। भारत बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात
1949 ईस्वी में पारित किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी है। इस प्रकार के बड़े बड़े एक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक और एक्ट है जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम है। पूरा चुनाव और सभी जगहों पर इसका उपयोग होता है और यह कई बार आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम में भी इससे पूछता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाए। कुछ बड़े बड़े एक्ट जो है ना, इसको हमेशा याद रखा कीजिए। योजना अवकाश के दौरान कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वार्षिक योजना, एनुअल प्लान शुरू किए गए थे 3 वर्षों के लिए 1966 से लेकर के 69 के दौरान, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? भारतीय गवर्नर पूछ रहा है। कल मैंने आपको बताया था इनके बारे में, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन भारतीय पहला गवर्नर कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर सीडी देशमुख साहब थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1943 में इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था कि एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि आरबीआई, और आपको बताया था कि फिस्कल कमेटी या फिस्कल जो पॉलिसी होता है अर्थात भारत सरकार कहा जाता है इसको, भारत सरकार। तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास और आय वितरण को बढ़ावा देना। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई? और यही अंतिम पंचवर्षीय योजना यही थी। इसके पश्चात से मोदी गवर्नमेंट ने जब नीति आयोग स्थापित किया तो पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया, क्योंकि माना जा रहा था कि पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग ये संघवाद की भावना को कमजोर कर रहे थे, क्योंकि योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता था। क्रिटिसिज्म के लिए उसको सुपर कैबिनेट कह दिया जाता था और अपनी चीज़ें राज्यों के ऊपर में थोप देता था वो। इसके कारण से उसको बंद कर दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर 15 वर्षीय प्लान या फिर 20 वर्षीय प्लान, अब तो हमने 2047 तक के लिए प्लानिंग किया हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? तो भाई अमृत नाम दिया हुआ है। ये अमृत वर्ष चल रहा अभी भारत का 2022 से लेकर के और 2047 तक के लिए। तो इस दौरान हमने इतने वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। हमें विकसित भारत का एजेंडा हमने 1947 के लिए तय किया हुआ है और ये मैंने बीपीएससी मेंस 70 के लिए अलग से पढ़ाया भी था कि उसके तहत हमने क्या क्या लक्ष्य रखे हुए हैं। जिनको 71 मेंस देना होगा, अभी इसके बाद जब आंसर राइटिंग शुरू करवाऊंगा मैं, तो उस दौरान जैसे यूपीएससी का मेंस जब होता था तो उस दौरान सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना होता था वो किस चीज़ पर? तो 15 वर्षीय प्लान जो नीति आयोग बनाता था उसका पूरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए, उसके सारे पॉइंटों को अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए, भर भर के आपके मार्क्स आएंगे। इसीलिए आपको इस प्रकार के जो 2047 के लिए एजेंडा है इनको पढ़ लीजिए और इनके लक्ष्यों को भर भर के आंसर राइटिंग उपयोग कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं अब बीती समय की बात हो गई। अंतिम बार जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था जो 2017 ईस्वी तक चला है, उसके पश्चात से इसको बंद कर दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा चल रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में कोर मुद्रास्फीति में क्या शामिल नहीं होता है? खाद्य व ईंधन, केवल खाद्य, केवल ईंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे अस्थिर होती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन का जो होता है दाम हमेशा अस्थिर होता है, इसलिए इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। डी आंसर हो जाएगा। आयात निर्यात बैंक, निर्यात आयात बैंक जिसको एक्जिम बैंक भी कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहा जाता है, एक्जिम बैंक भी कहा जाता है, कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाए। अगला सवाल है कि भारत में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बंधुओं? नाबार्ड का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष करों को कौन नियंत्रित करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, आरबीआई, नीति आयोग। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। आरबीआई एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपसे 2018 हाँ यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। एसबीआई, एलआईसी, इसी प्रकार के और 2 थे।
ये इनके बारे में पूछा था कि सीक्वेंस में लगाइए, इनको कब राष्ट्रीयकरण किया गया, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, उस आधार पर इनको क्रम में लगाइए। तो जैसे अभी मैंने आपको एसबीआई का बता रहा हूँ, तो आप एसबीआई एलआईसी का याद रखें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसी प्रकार से ये भी याद करें ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था, कोल इंडिया कब स्थापित हुआ था। इस प्रकार से इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है प्रीलिम एग्जाम में। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। उससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया और इसको राष्ट्रीयकृत कर लिया गया कब, तो 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लघु उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक जो है वो जिम्मेदार होता है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात सिडबी जो है यही जिम्मेदार होता है। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया जो है ये छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए काम करता है मुख्य रूप से। इसका आंसर बी हो जाएगा। आईसीआईसीआई तो प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। पहली है एचडीएफसी, दूसरी आईसीआईसी है, तीसरा एक्सिस है शायद, ये देखिएगा ध्यान से, एक्सिस है, हाँ एक्सिस ही है तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक। और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई है, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित नेहरू जी, और जब योजनाएं को ख़त्म किया गया और नीति आयोग स्थापित हुआ तो तब इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, तो उस समय थे मोदी जी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 में, 1952 में हुआ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो क्या है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या पूछा मैंने, ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसीलिए पूछा हुआ है मैंने। एक बार सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य पूछ लिया था, एक बाघ और एक तार का पेड़, एक शेर और एक तार का पेड़, क्या है, तो भाई 100 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एक बाघ और एक तार का पेड़ जो है, टाइगर एंड पाम ट्री जो है, ये आरबीआई का लोगो है, याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोक मूल्य सूचकांक, अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का एक दो सवाल आएगा। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल खुदरा वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड द प्राइस ऑफ ओनली रिटेल गुड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या दोनों सही हैं, केवल पहला सही है, दूसरा सही है, या नन ऑफ द एबव, नाइदर वन नॉर टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी ने निकाल लिया होगा, 101 का आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है, जबकि सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं दोनों कीमतों को शामिल किया जाता है। सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस बोथ, जबकि होलसेल में ओनली गुड्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों गलत दिया हुआ था। भारत में मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसके बारे में तो कल से कितनी बार मैंने बताया है, और अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, क्या होता है बंधुओं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, और मनोविज्ञान से खेला जाता है एग्जाम में। आयोग वगैरह जो है आपके मनोविज्ञान से बहुत बुरे तरीके से खेलती है। जैसे इस प्रकार के सवाल जो होते हैं आसान होते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्टेटमेंट देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए इसको हल कीजिए बिना डरे हुए, कुछ नहीं है इसमें 6 सदस्य होते हैं, इसमें से 3 आरबीआई के होते हैं, ये लिखा हुआ है, 6 में से 3 आरबीआई के होते हैं, 3 फिर कहाँ से आते हैं भाई। समिति का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। और भी कोई स्टेटमेंट अगला है कि यह रेपो दर को तय करने के जिम्मेदार होता है। तो भाई पहला दूसरा का पता नहीं, लेकिन तीसरा तो गारंटेड होना चाहिए, तीसरा तो गारंटेड होना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ। और अगर आप दूसरा का एलिमिनेट करते, क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो अपने आप 3 स्टेटमेंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाता। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर के द्वारा की जाती है।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 6 में से 3 सरकार के द्वारा और 3 आरबीआई से होते हैं, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष जो होता है आरबीआई गवर्नर होते हैं, और यह मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। लंबे समय तक रहने वाली मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? मुद्रास्फीति को हमें नियंत्रित करना है, उसको कम करना है, तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? रेपो दरों को बढ़ाना, सांविधिक तरलता अनुपात को कम करना, खुले बाजार के संचालन में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना। 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे दिए गए कोड से आपको आंसर निकालना है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या करना होगा भाई? एसएलआर को हम अगर कम करेंगे तो भाई मुद्रास्फीति तो और बढ़ जाएगा। तो भाई दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, केवल 1 होगा। रेपो दर, एसएलआर, बीआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इत्यादि जैसी चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा भाई? जिससे हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के सवाल पूछेगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको तैयार कर दिया है। बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना ताकि वे ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों तक पहुंच सकें, एकाधिकार को कम करना, ऋण देने को अधिक समावेशी बनाना, विदेशी बैंकों का विलय करना। तो मर्ज करने का तो कोई ऐसा दिखा नहीं था कि भाई विदेशी बैंकों को भी मर्ज कर देंगे हम लोग, है ना। तो सही उत्तर पूछा है। हमेशा ही इसको गोला करना एग्जाम में कि सही पूछा है या गलत पूछा है। मैं दिन भर में इतने एमसीक्यू करवाता हूं तो भी मैं गलत कर देता हूं कई बार, सही गलत नहीं देखने के चक्कर में। आपने वीडियो में भी कई बार गौर किया होगा कि ऐसा मिस्टेक होता है। तो एग्जाम में आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सही पूछा है या गलत पूछा है, इसको अलग से पहले ही अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, फिर जाएं ऑप्शंस पर। पूछा है सही उत्तर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस 3 तो गलत ही होगा भाई, विदेशी बैंकों का मर्जर से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान नहीं था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट कर करके आसानी से आंसर निकाले जा सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास, ये यहाँ पर सही है। पहली पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग गलत दिया हुआ है, यह सेकंड पंचवर्षीय योजना में था। पहला में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अर्थात प्राथमिक क्षेत्रों का विकास की बात की गई थी, सेकंड में भारी उद्योग की बात की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अभी मैंने किया है। सीपीआई में सेवाओं की कीमतें शामिल हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में सेवाओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो उपरोक्त में से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं था, बल्कि जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान 1978 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और 78 से 83 ईस्वी के लिए रोलिंग प्लान शुरू किया गया। यह एक योजना नहीं थी जो 5 सालों तक चली, इसलिए इसे को कोई भी पारंपरिक रूप से पंचवर्षीय योजना नहीं कहा जा सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन आरबीआई का एक कार्य नहीं है पूछा जा रहा है? तो 112 का आंसर क्या हो जाए? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, ये भी है भाई आरबीआई का काम। तो अगला है एफडीआई को नियंत्रित करना, उसके बाद से मुद्रास्फीति जारी करना। इसका आंसर हो जाएगा एफडीआई को नियंत्रित करना। ये आरबीआई का कहीं से भी काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एसएलआर सभी को पता होगा और पूछा है सही कौन सा है। अब इसका आंसर निकालिएगा, वीडियो रोक करके निकालिएगा। यह वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद के रूप में रखनी होती है। यह वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद के रूप में रखनी होती है। इसमें नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल दूसरा सही है। आरबीआई के पास नहीं, अपने पास रखना होता है, बैंकों के पास ही रखना होता है। इसका आंसर केवल दूसरा सही हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
भारत में ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है आरबीआई के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति खरीद और बिक्री जब की जाती है तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कह दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति कारण निम्न से किसे सबसे अधिक नुकसान होता है? तो सबसे अधिक नुकसान निश्चित आय वाले व्यक्ति को, पीपुल विथ फिक्स्ड इनकम, जिनका इनकम फिक्स होता है, अर्थात सैलरी वर्ग जो है यह सबसे ज़्यादा घाटा में जाता है जब उसका क्या होता है भाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाए। तो क्यों? मान लीजिए आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है 70,000 रुपये, जो कि बहुत कम लोगों की होती है, अब बढ़ जाएगी तो मान लीजिए 50,000 रुपये आ रही है सैलरी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ करके हो गया है 5%, मान लीजिए 10% पर चला गया है, 10% पर चला गया इन्फ्लेशन, है ना, तो वास्तविकता में सैलरी 45,000 रह जाएगी। जो दिखेगा आपको भले आ रहा है 50,000, लेकिन वास्तविकता में उसकी परचेजिंग पावर कितना रह जाएगा, तो कम होकर के 45,000 पर आ जाएगा। इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं उनका सबसे अधिक नुकसान हो जाता है, निश्चित आय वाले लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पैसे का कम हो रहा है और आपके पास तो लिमिटेड अमाउंट पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, नुकसान हो जाएगा। वास्तविक आय जो है वो शार्प डिक्लाइन हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, यही सत्य है। क्या निर्यात बढ़ता है? हाँ, तो इसका आंसर ए भी हो सकता था। क्या निर्यात लगातार बढ़ता रहेगा? नहीं। जब पैसे का डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कोई आदमी $100 लेकर के आया, मान लीजिए $1 का कीमत अभी कितना है, 90 रुपया मान लेते हैं $1 लेकर के आया, वो 90 रुपये का सामान भारत से खरीद कर गया। अब पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया, अब $1 की कीमत रह गया 100 रुपया, अब वो 100 रुपये का सामान खरीद करके जाएगा। लेकिन अगर ये मुद्रास्फीति अधिक दिनों तक रहेगी तो फिर इस 100 रुपये का नहीं, वास्तविक परचेजिंग पावर इसका कम हो जाएगा। तो अधिक लंबे समय तक मुद्रास्फीति रहने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जब पैसे का डिवैल्यूएशन है, किसी भी देश का करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना होती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, उस देश से खरीदना बाहर से लोग ज़्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खरीदना तात्कालिक रूप से सस्ता हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, मुद्रास्फीति से कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। इसलिए आपने सुना होगा चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा कई बार उसके अपने करेंसी का खुद ही उसके सरकार के द्वारा डिवैल्यूएशन कर दिया जाता है, अपने करेंसी का मूल्य घटा देते हैं, जिससे पूरे दुनिया का ट्रेड व्यवस्था प्रभावित होता है। सारा का सारा ऑर्डर जो है वो चीन चला जाता है। तो ये बदमाशी वो करता है कई बार। भारत ने ऐसा नहीं किया है हाल फिलहाल के वर्षों में। राजकोषीय नीति में क्या शामिल होता है? तो सरकारी खर्च और कराधान वगैरह शामिल होता है। भारत में योजना के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, क्योंकि उस समय भंग किया गया था इसको। SLR की दर निर्धारित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। भारतीय पूंजी निर्माण को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में, जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। थोक मूल्य सूचकांक का मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली शामिल होती है। लघु उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए सिडबी जिम्मेदार होता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति में क्या होता है? अभी मैंने करवाया था, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी हो जाती है। तो मैंने आपको अप्रॉक्स 120 करीब में MCQ हल करवाए हैं इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन से, और भी मैं करवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन कितना सारा मैं करवाऊँगा, अब समय भी तो बहुत कम है, इतने कम दिनों में कितना सारा करवा पाऊँगा मैं। देखिए, खैर इसको रिवाइज कीजिएगा, दोनों वीडियो को जोड़कर भी मैं एक डाल दूँगा कल, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी का, और जिन लोगों ने विश किया है उनका भी थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आप सभी के मैसेज का भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।